जावरखंड मेरे लिए घर है, वंडरलैंड भी और हेल भी। शाहनवाज सुरानी अपने खानदान का सबसे हुबरू और मेहनती नौजवान था। वो अच्छा आदमी था, लेकिन उसे कामयाब होने के लिए हमेशा से एक शॉर्टकट की तलाश रही थी। शादी के बाद वो जावरखंड में रिहायश पसीर था, मगर कुछ ही साल बाद उस छोटे इलाके से बाहर निकलने के लिए पर तोलने लगा था। वो कामयाब हो भी जाता, मगर कुछ था उसके अंदर जो उसे अकेले यहाँ से निकलने नहीं देता था। वो चाहता था अगर वो यहाँ से जाए तो अपने बेहतरीन लोगों को साथ लेकर जाए। उसका ये ख्वाब पूरा तो नहीं हुआ, मगर एक नए सांचे में ढलकर उसके पास ज़रूर आया था। वो ब्रोकर था। कुछ अरसा हुआ था कि उसका काम अच्छा खासा चल पड़ा था और वो आजकल इस्लामाबाद के अमरा के साथ उठता बैठता था। किसी को अगर प्रॉपर्टी खरीदनी होती तो वो शाहनवाज सुरानी को याद करता, और अगर किसी को प्रॉपर्टी बेचनी होती तब भी वो उसे ही याद करते थे। उसकी जहानत और 2 कदम आगे रहने की सलाहियत ने उसे आसमान पर लाकर बिठा दिया था, और उन्हीं दिनों उसकी किस्मत का सितारा चमका था। फारूक लगारी, जो कि शाहनवाज का एक बेहतरीन दोस्त और सियासी लोगों के साथ उठने बैठने वाला आदमी था, वो एक दिन उसके पास एक ऑफर लेकर आया, जिसके ओर शाहनवाज को पूरे 1 करोड़ दिए जाने का वादा हुआ। उन दिनों सफरीश का स्कूल शुरू हो चुका था और शाहनवाज की बीवी के यहाँ एक दूसरे बच्चे की पैदाइश मुतवक्का थी। ये महज एक ऑफर नहीं थी, ये एक गोल्डन चांस था, जिसे ज़ाया करना हमाकत से बड़ी हमाकत थी। आसमान की बुलंदियों को छूने की उसकी ख्वाहिश अब ख्वाहिश से ज़रूरत बन गई थी। वो अपने बेटे को उस छोटे इलाके के छोटे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता था। मौके उससे ज़िंदगी में पहले भी नहीं गंवाए थे, सब भी नहीं गंवाए। अहम बात ये थी कि इस ऑफ़र से सिर्फ़ शाहनवाज़ का भला ना होता, बल्कि उसके सारे गाँव का नक्शा बदल सकता था। वो अपने भाइयों और दोस्तों की वैसी ज़िंदगी देख सकता था, जैसे ही वो इस्लामाबाद के अमरा की देखा करता था। वक़्त ज़ाया किए बगैर वो ये ऑफ़र लेकर अजलाल खान अहमद सई, जबल के वालिद, के पास पहुँचा। उनके बचपन के दोस्त, रिश्तेदार और ज़ावर खड़ के तख़्तनशीन फारूक लगारी ने साफ-साफ लफ्ज़ों में शाहनवाज से बात वाज़ेह कर दी थी कि इस स्कीम पे इतबार 30% और शक 70% करना। मगर जिन आँखों ने सुनहरी ख्वाब देखे हों, वो बाज़ दफ़ा रोशनी की इतनी आदी हो जाती हैं कि अंधेरे को दांसन नज़रअंदाज कर देती हैं। यही काम शाहनवाज से भी किया। उससे अजलाल के सामने और बरादरी के बाकी लोगों के सामने झूठ खड़े, ऐसे झूठ और दलासे कि गाँव के वो दही लोग उसकी बातों में आ गए और अपनी तमाम तर जमा पूंजियाँ और ज़मीन उस स्कीम के नाम कर दी। वो भी वैसी ज़िंदगी चाहते थे जैसी उनका साथी गुजार रहा था। वक्त पर लगा कर उड़ा और इलेक्शन होते ही 3 माह के अंदर अंदर उस स्कीम को शुरू करने वाला आदमी मुल्क से फरार हो गया। जो पीछे बचे वो ताकत इकदार के नशे में ऐसे धुत थे कि उन्हें जावर घर और उस जैसे कई इलाके बेहद धुंधले नजर आए। ये एक कड़ा वक्त था। जिन जिन लोगों ने पैसे और ज़मीनें दी थी, उनके कदमों से ज़मीन खिसक चुकी थी। इश्ताल के मारे लोगों ने शाहनवाज का जीना हराम कर दिया। वो हर आए दिन उससे अपनी रकम का तकाजा करने लगे थे। अपने 1 करोड़ की खातिर कई हजार जिंदगियां वो दांव पर लगा चुका था। उन दिनों सबरीश 13 साल का था। उन्हीं दिनों उस 13 साला बच्चे को रातों रात अपना गांव छोड़ना पड़ा। उसे अपना वाहिद दोस्त जबल अजलाल खान छोड़ना पड़ा। बच्चों को हमेशा उनके बड़ों के एक अमाल झेलने पड़ते हैं। जबरीज भी झेल रहा था, लेकिन फिलहाल वो इस सब से बेखबर था। वो रात उन दोनों ने घर की छत पर जाकर गुजार दी थी। जबलहान सारी रात वो वादे सुनता रहा जो सबरीश ने जाने से पहले उससे किए थे। वो रात उन दोनों ने घर की छत पर जाकर गुजारी थी। जबलहान सारी रात वो वादे सुनता रहा जो सबरीश ने जाने से पहले उससे किए थे। वो कई बार उसके हाथ पकड़ लेता था और उसे यकीन दिलाता था कि एक दिन वो सावरखड़ वापस आएगा। वो उसके कंधे पर बाजू फैलाकर जैसे उसे तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिला रहा था। सबरीश उसे हर मुमकिन तरीके से तसल्ली देता रहा था, और ये कि वो दोनों दोस्त एक बार फिर इस इलाके की खुशहाली देखेंगे। वो एक साथ स्कूल जाएंगे और वो कोई और दोस्त नहीं बनाएंगे। जबल उसके हर वादे पे मुस्कुराया था, हर अहद पे ईमान लाया था। उस रात उन दोनों की आंखें नम थीं, आंसू से झिलमिलाती हुई। वो रोशन भी थीं, मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों से। कई माह पहले वो गांव की एक एक सड़क पे जाते थे तो सोचा करते थे, क्या वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ पक्की सड़कें होंगी, वैसे कैफेज होंगे जो उन्होंने इस्लामाबाद में देखे थे। उन दोनों की आंखों से आज रात रंग गायब होने वाले थे। 13 साल की उम्र में भी सबरीज अपने से 1.5 साल छोटे अपने कजन भाई और दोस्त का दुख उसकी आंखों में पड़ सकता था। वो जानता था जबल उसके जाने के बाद अफसरदा हो जाएगा, मगर अपने बाप की तरह आंखें चुराना उससे भी खूब आता था। अंजलाल ने रातों रात उस दोस्त को गांव से निकलने में मदद दी थी, जिससे उसकी सारी की सारी जायदाद कौड़ियों के मोल बिकवा दी, जिससे झूठ कहे, जिससे दगा किया।
मगर दोस्ती में ये नहीं होता कि उससे कीचड़ फेंका है तो मैं भी कीचड़ फेंकूं। हाँ, अगली बार दामन बचा लो, रास्ता बदल लो। मगर खुदारा, दामन कंधे करने से बच जाओ। वो भी उस रात अपना दामन बचाकर उसे सावर घर से रुखसत कराए थे। उस रात उन्होंने उस दोस्त को दिल से भी निकाल दिया था। गाड़ी की पिछली निशीज पे बैठा सबरीश तब तक पगडंडी पे खड़े हाथ हिलाते जबल खान को देखता रहा, जब तक गाड़ी मोड़ नहीं मुड़ गई। उसे उम्मीद थी वो दोबारा मिलेंगे। वो वसल की उम्मीद में मुस्कुराते हुए गया था और जबल हिजर को मुकद्दर मानकर मुस्कुराता रहा था। जबल ने भी पलकें नहीं झपकाई थीं। वो हाथ हिलाता रहा था क्योंकि उससे गुमान हुआ था कि उसके अज़ाद जामिद होने वाले हैं। उसकी आंखें नम थीं क्योंकि वो जानता था वो सब्र शाहनवाज से दोबारा नहीं मिलेगा। वो इस गांव से जा रहा था हमेशा के लिए। ये जबल को इल्हाम हुआ था। जावरखड़ की कच्ची पगडंडियां कई माह उन दो दोस्तों को याद करती रही थीं। आम, सेब और चेरी के बाग उनकी आमद के मुंतज़िर रहे। स्कूल का कैंटीन उन दोनों की आमद का मुंतज़िर रहा। गांव की छोटी-छोटी दुकानें उनकी राह तकती रहीं। फिर सबने गहरी सांस ली, गुजर चुके वक्त पे मिट्टी डाली और आगे बढ़ गए। सिर्फ एक इंसान था जो ठहर के उस चक्कर से भी आगे नहीं निकल सका था। जबल खान किसी और के साथ भाग नहीं गया था। उससे अपने डेस्क पे किसी और को साथ नहीं बिठाया था। वो अब किसी के साथ फल नहीं तोड़ता था। वो ट्यूबवेल का ठंडा पानी किसी और के साथ नहीं पीता था। वो किसी और के साथ कहवे की झैनक खाली नहीं करता था। वो गांव का सादा वफादार बच्चा था और जबरी शाहनवाज वो जाते जाते जबल खान की सारी रून के ले गया था। कम वक्त को खबर भी ना हो सकी। जबल और जबरीज का वंडरलैंड अब बदलने वाला था और उस इलाके से जुड़ी यादें भी। वक्त आपको बदल देता है। पहले सिर्फ सुना था, कुछ वक्त बाद देख भी लिया। दोस्त हमेशा दोस्त नहीं रहते, तरजीहात हमेशा तरजीहात नहीं रहती। लेकिन खून, खून ना रिप्लेस हो सकता है, ना सफ़ेद हो सकता है। उस रात सावर घर से निकल आने के बाद सबरीज की जिंदगी में ऐसी ऐसी तब्दीलियां आईं जिन्हें शुमार करना भी उसके बस में नहीं रहा था। स्कूल, कोचिंग, दोस्त, घर बार सब बदल गया। सावर घर के चांद की मध्यम रोशनी वो रफ्ता रफ्ता भूलता चला गया। शहर की रौनकों ने उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना ली। वो बचपन से फ्लेक्सिबल रहा था। तब्दीलियां उसे असरअंदाज नहीं किया करती थीं। अब भी नहीं किया। वो बड़ी आसानी से ना सही, कुछ तरद्दुत के बाद इस्लामाबाद के उस पोश इलाके में अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट कर चुका था। हाँ, मगर वो उसे याद आता था, वो जो पूरे दिनों का अच्छा साथी था, वो जो किसी तकरीब पे जाने के लिए उसे अपने कपड़े देता था, वो जिससे कंधे पर सर रखकर वो रोया करता था, जो उसे हँसाता था, जो उसकी खातिर लड़ता था, जो दोस्त था, जो वाक़ई दोस्त था। ज़िंदगी कई बार आपसे ऐसे-ऐसे लोग ले लेती है, जिनके जाने के तसव्वुर से कभी जान जाया करती थी। मगर वही तसव्वुर जब हकीकत बनकर सामने आता है तो इंसान सह जाता है। बाज़ दफ़ा सहना ही पड़ता है। वो जबल खान को भूला नहीं था, मगर वो उसका हिजर सह गया था। ज़बरेज अपने बाप का परतू था। जिस तरह वो सावर खड़ को भूला, उसी तरह ज़बरेज गाँव की ज़िंदगी भूलने लगा, सवाए जबल के। उससे कई बार टेलीफ़ोन पे जबल के घर का नंबर मिलाया था, जो कि उठाता सिर्फ़ एक हेलो सुनता, फिर फ़ोन रख देता। ज़बरेज 6 माह तक उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता रहा। फिर बिलाहिर एक दिन उससे शाहनवाज से वो सवाल कर लिया था जिससे उसकी जिंदगी पर टल डाली, जिससे उस 14 साल बच्चे के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया था। वो लॉन्च के सोफे पे बैठे अखबार पढ़ रहे थे जब सबरीज अपना मुतालबा लेकर वहां पहुंचा। बाबा, हवेली वाले मेरा फ़ोन नहीं उठाते। हम उनसे मिलने जा सकते हैं, या फिर आप जबल के पास मेरा नया नंबर पहुंचा दे। शाहनवाज चंद लम्हे खामोश रहे। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे के कंधों पे अपने हाथ जमाए, संजीदगी से उसे देखा। जबल खान, अजलाल खान और जावर खड़ अब हमारा नहीं है। अल्फाज कुछ ऐसे थे कि सबरीज उनके स्याको सबाक समझने से महरूम रहा। उस रोज़ हम अपनी मर्जी से नहीं आए थे बेटा। अजलाल ने हमें हमारे गांव से निकाला था, और अब हम दोबारा वहां वापस नहीं जा सकते। तुम यहाँ सेटल होने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें उस बच्ची से मिलवाया था ना, जस्टिस समिया की बेटी जुखरुफ। उससे दोस्ती करो, घुलो मिलो। गांव की जिंदगी वो लोग और वहां के दोस्त, तुम्हें उन सबके से आगे बढ़ना होगा। वहां हमारी कोई जरूरत नहीं रही। उसके बाबा और भी बहुत से लोगों के नाम ले रहे थे, मगर सबरीश नहीं सुन रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसे धोखा दिया गया हो। 14 साल छोटी उम्र थी, मगर बुरा लगने के लिए उम्र की कोई हद नहीं होती। जबल सब जानता था। जबल सब जानता था। इन तमाम बातों के बाद उससे पहला सवाल यही किया था, और शाहनवाज की आंखें बता रही थी कि जबल सब जानता था। उस रोज़ 14 साल में पहली बार उससे वाकई तकलीफ हुई थी।
उसके लिए जबल खान आज दूर हुआ था। ज़मीनी फासले वक़्ती थे, आज वो उसके दिल से दूर हुआ था। शायद किसी ने ज़बरीज को ये नहीं बताया था कि दोस्तों के मुतल्लिक किसी दूसरे से शहादत नहीं ली जाती। वो उस रात खामोशी से अपने बाप के पास से उठ के आया था। उस दिन के बाद उससे कभी सावरखर कॉल नहीं मिलाई थी। ना चाहते हुए भी वो वंडरलैंड से नफ़रत करने लगा था। उसे दोबारा ज़िंदगी में अगर कहीं ना जाने का तैयार किया था, तो वो सावरखर था। इस बात से बेखबर कि कोई आज भी उन कच्चे रास्तों पे उसकी आमद का मुंतज़िर था। कोई था जो उसके जाने के बाद बिल्कुल तन्हा हो गया था। उन्हीं दिनों वो कंप्यूटर क्लासेस में बैठे हुए एक दिन कुछ अलग करने लगा। कुछ लड़कों के घरों के साथ मिलकर वो छोटे-मोटे अकाउंट्स हैक किया करता था। सबरीश ने उससे बाकायदा ये काम कभी नहीं किया था, लेकिन जब उसके साथ ही ये काम करते थे, उसे देखकर मज़ा आता था। अब वो पढ़ाई छोड़कर इन्हीं मशगलों में लग गया था। शाहनवाज़ की कड़ी नज़र के बावजूद वो रात-रात भर कंप्यूटर के आगे बैठा रहता। उन्हीं दिनों उससे अपने किसी हमजमात से मसला था। सबरीश ने ज़िंदगी में पहली बार उससे एक फ़ेसबुक आईडी हैक की थी और अपने हमजमात की तरफ से एक इंतहाई अहमकाना पोस्ट कर दी थी। ये हरकत करते वक्त उसे इल्म नहीं था कि एक दिन कीबोर्ड उसका गुलाम होगा। ये सब अल्फाज उसका सर चकराते थे। कभी वो उसके लिए खुली किताब होंगे। कंप्यूटर के तमाम सॉफ्टवेयर्स उसके ताबे और वो हैकर्स की दुनिया में एजेंट के नाम से जाना जाएगा। उसे यकीन छोड़ो गुमान तक नहीं था कि वो हैकर्स की ब्लैक हेड कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। उसका माज़ी स्याही जितना रोशन था, आईडी हैक करना आसान था, मगर उसके बाद वो अगले कई दिन परेशान रहा, गिल्टी और खौफज़दा भी। अपने उस हमजमात को कहीं भी देख लेता तो ऐसे भागता जैसे उससे भूत देख लिया हो। टीचर्स उससे बुलाते तो वो खौफज़दा हो जाता था। उससे अपने राज पकड़ लिए जाने का खदशा था। वो अब कंप्यूटर के आगे नहीं बैठा करता था। वो बहुत बुरी तरह खौफज़दा हो गया था। क्लासमेट के साथ उठना-बैठना कम हो गया था। उसे बस सड़का लगा रहता कि किसी को उसके इस कारनामे के मुतालिक पता ना चल जाए। उसी तरह चंद दिन बाद उसके घर शाहनवाज़ के मिलने वालों में से कोई आया था। शाहनवाज़ घर पे नहीं था। जब मुलाज़िमा ने उसे बुलाकर लाई, तब स्किपर से उसका पहला तारुफ हुआ था। वो उसे जानता था, लेकिन स्किपर का लफ्ज़ उसे उसी रोज़ मिला था। ये लफ्ज़ उसे सबरीज की तरफ से मिला था। वो उस बच्चे के मज़ाक से बहुत महसूस हुआ करता था। सबरीश अपने बाप के साथ कई बार उनके महलनुमा घर जा चुका था। आज पहली बार स्किपर को अपने घर पे देखकर उसके उस्ताद सही मानों में ख़ता हुए थे। स्किपर उसकी उसी हमजमात का रिश्तेदार था जिसकी आईडी सबरीश ने हैक की थी। उसे लगा था वो आज उसकी पूछगिछ करने आया था। खौफ के मारे उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। हर बार की तरह आज ना वो उसके साथ खुलकर बोल सका और ना ही स्किपर की किसी नए शनासा का किस्सा सुन सका। उसकी ये घबराहट वो मेहमान खुद भी नोट कर चुका था और बातों को कुरीद-कुरीद कर बाहर लाना जैसे उसका महबूब मशगला हो। वो सबरीज के साथ उससे घर के एक्वेरियम के पास आकर खड़ा हुआ और जल्दी में आया था वो, मगर जाने में जैसे उसे किसी किस्म की कोई जल्दी ना थी। जहाँ उससे अपने मकसद की कोई बात मिल जाए, वो वहाँ घंटों गुजार सकता था और आज उसे इस बच्चे के साथ में कोई भेद मिला था। तुम्हें पता है जबरीज, तख्त कैसा होता है? उस एक्वेरियम में मछलियों का दाना डाला तो अंदर जैसे हलचल सी मच गई। कैसा होता है? वो जवाबन बोला, उसकी तरफ देखने से एक दराज सी था। एडिक्टिंग। वो आंखें बंद किए सरूर से बोला, तुम्हें पता है तख्त कैसे मिलता है? जिसके पास पावर हो। लड़की ने अंदाजा लगाया। जिसे अपनी पावर का अंदाजा हो। तेजी की गई। चीता, भेड़िया, हाथी सब शेर से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो बादशाह नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा है? बात घूमकर कब सबरीश पे आई उसे अंदाजा ना हो सका। एक्वेरियम में मौजूद नारंगी, सब्ज और मुख्तलिफ रंगों की मछलियां अब भी तेजी से यहाँ से वहां सफर कर रही थीं। मेरी क्या पावर है? वो स्किपर की आंखों में देखते हुए पूछने लगा। वो काम जिसे करने में तुम्हें मजा आता हो, और वही काम जो तुम्हें डराता भी हो। ताकत बाज दफा खौफसदा कर देती है, लेकिन वही तुम्हारा असल भी होती है। मछलियों का पेट नहीं भरा था। वो अभी मुंह निकाल कर मजीद खाने की ख्वाहिश कर रही थी, मगर स्किपर अब उन्हें मजीद खिलाने के मूड में नहीं था। वो इस वक्त ताकत था, जो चाहे करता। तुम्हें क्या डराता है जबरीज? हॉल की मिलकची रोशनी में एक्वेरियम के पानी की लहरें उसके चेहरे पे बनती नजर आ रही थीं। उन लकीरों में एक लकीर खौफ की भी थी। हैकिंग? बेसाख्ता उसके लबों से अदा हुआ। मेरी ताकत भी हैकिंग है। स्किपर ने एक्वेरियम से टेक लगाकर उसे दिलचस्पी से देखा। आंखों में अब के मुकम्मल चमक थी, लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट। तुमने कभी हैकिंग की है? जबरीज की मुस्कुराहट गायब हुई। वो कुछ कुछ मुख्तात हो गया।
स्किपर अब्बा के करीबी लोगों में से था। अगर उसने अब्बा को बता दिया तो वो बेख्तियार खुद को कोसने लगा। अगर ये है तो मुझे दोबारा करके दिखाओ, मैं देखना चाहूँगा। आप अब्बा को बताएँगे? अज्जाज जुबान पर लाई गई। आप राहित को बता दोगे कि मैंने उसका अकाउंट हैक किया? स्किपर मुस्कुराया, शातिर और ठंडी मुस्कुराहट। बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हारी ताकत को बढ़ाऊँगा। उसकी आंखें चमकने लगी थी। मुझे अच्छा लगता है दुनिया में अपने हिस्से को कंट्रीब्यूट करना, तो अपने तरीके से अपनी मेहनत से करें। जबरीत जैसे बुरा मान गया हो। स्किपर बेख्तियार हंस पड़ा था। ये लड़का उसे इसी हास्य जवाबी की वजह से पसंद था। मेरी मेहनत, मेरा तरीका यही है। मैं बादशाह हूँ को उनके हुनर से आगाह करता हूँ। तुम होना चाहोगे? बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हारे पापा को नहीं बताऊंगा। जबरीत हंस पड़ा। स्किपर उसके साथ हंसा था। दिल फरेब खनकती हंसी। कुछ था उसमें कि जहां वो जाता था चंद लम्हों के लिए उस जगह को सहज कराता था। एक्वेरियम के सामने सर्द रोशनियों के हाले में वो दोनों हंस रहे थे, ख्वामखा, बेवजह। उस रोज स्किपर ने जबरी शाहनवाज से 3 फेसबुक अकाउंट्स हैक करवाए थे और वो कर चुका था। उससे आज यकीन हो गया था वो कंप्यूटर के लिए बना है। उससे आज मालूम हुआ था कीबोर्ड उसका गुलाम है और उसका दिमाग वो एक असीम दिमाग के साथ पैदा हुआ था। स्किपर की आंखों में उभरती उस सताइश ने सबरीश को बहुत कुछ बुला दिया था। सावरकर बहुत पीछे रह गया था। वो हैकिंग की दुनिया में कदम रख चुका था। जबलहान स्पीकर के जरिए रिप्लेस हो चुका था। वो अब आए दिन स्किपर से फ़ोन पे बात कर रहा होता था और जब भी उसके बाबा को स्किपर से मिलना होता, सबरी शाहनवाज को अलग से बुलवाया जाता था। स्किपर के शाही सिक्योरिटी रूम में उसे दाखिला मिल चुका था। वो उसे मुख्तलिफ हैक्स सिखाने के लिए कई लोगों से मिलवाया करता था। एजेंट, ये नाम उसे 17 साल की उम्र में मिला था। वो नंबर्स के हिसाब से 17 साल का था, लेकिन वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा हो चुका था। उसके दिमाग को पुख्तगी मिली थी, जिससे उसे अपनी उम्र के बच्चों से बेहद मुख्तलिफ बना दिया था। ताकत का घूंट वो 17 साल की उम्र में पी चुका था। वो शनासाई उसे वक्त से पहले मिली थी। वो 14 साल की उम्र से अपने से कई साल बड़े-बड़े मर्दों के साथ उठता-बैठता रहा था। स्किपर उसे दुनिया के खाक से खाक लोगों से मुतारिफ करवाता था और उसकी हैकिंग जो सिर्फ एक फेसबुक अकाउंट से शुरू हुई थी, स्किपर और उसकी दी हुई तरबियत से अब ऐसे ऐसे काम करता था जो शायद उससे कभी सोचे भी नहीं थे। उसे हर वो शय मिली थी जिसकी ख्वाहिश किसी आम बच्चे ने की होती। जबरी शाहनवाज के आगे किस्मत घुटने टेक कर बैठी रहती थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर और सबसे बदतरीन दौर वो था जब मैं लंदन गया। अगर मैं वहाँ उन 4 नमूनों से ना मिलता, तो ज़बरीन शाहनवाज़ की ज़िंदगी में कुछ भी याद करने लायक ना होता। मैं बस एक आम इंसान होता, किसी दास्तान का हिस्सा नहीं। वो 17 साल का था जब उसे लंदन में स्कॉलरशिप मिली थी। उन दिनों शाहनवाज का कारोबार घाटे में था और उसकी अच्छी खासी जमा पूंजी एक फ्रॉड सौदे में ज़ाया हो चुकी थी। हालात कई बार इंसान के मुंह पे ऐसा जूता मारते हैं जिसके दाग चेहरे पर बर्स की तरह छप जाते हैं और ये निशान कई बार सारी दुनिया को आपसे दूर कर देते हैं। ऐसा ही शाहनवाज सुरानी के साथ भी हुआ था। इंसान जब किसी को धोखा देकर कामयाबी के सीने चढ़ता है तो सवाल की बारी उसकी भी आती है। शाहनवाज की बारी भी आ चुकी थी। रफ्ता रफ्ता उसके सारे अच्छे वक्तों के दोस्त यार उसे छोड़ रहे थे। पैसे की किल्लत और बदहाली ने जैसे उसका घर देख लिया हो। वो अपर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास तक आ गया था और वो यकीन से कह सकता था कि दर्जा बहुत जल्द लोअर मिडिल क्लास को छुएगा। शाहनवाज कभी भी सबरीश को स्कॉलरशिप पे ना भेजता, मगर उन दिनों हालात ऐसे बन गए थे कि उनके घर में दाल चावल तक पूरा नहीं होता था। सबरीश अगर फ्लेक्सिबल ना होता तो इन हालात के सामने ढह जाता। उसे खामोशी से बस्ता बांधा और लंदन की ओर चल दिया। स्किपर से जुदाई का सदमा उसे ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि वो हर हफ्ते उससे कॉल करता था, अपना काम करवाता, उसे मज़ीद ट्रिक्स सीखने के लिए कॉन्टैक्ट्स फराहम करता। उस उम्र में वो बड़े-बड़े लोगों के लिए हैकिंग किया करता था। ये उसका वाहिद राज़ था। उसके पास उस उम्र में भी कमाई का ज़रिया था। ये उसका वाहिद स्पार्क था। लेकिन उन पैसों को कभी हाथ में नहीं ले सका था। खौफ था कि क्या वो पैसे से डरता था। लंदन आकर वो ज़ुखरूफ से सबसे पहले मिला था। वो स्कूल की साथी थी और बुरे वक़्त के चलते हुए उन दोनों की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया था। सुल्तान, शादान, हसन ये तीनों उसे किसी असासे की मानंद मिले थे और ज़बरीश ने उन्हें ज़िंदगी की किताब में सुनहरे हरूफ में तहरीर किया था। उसे ज़िंदगी का सुनहरा दौर लिखने का मौका मिलता तो बगैर सोचे समझे उन तमाम लम्हात को तहरीर कर देता जिसमें उसे ये 4 दोस्त मिले थे। ज़बरीश ने उन्हें सिर्फ दोस्त नहीं खानदान मान लिया था। वो कॉलेज में कुछ लोगों के लिए हैकिंग करता था
लेकिन ये बात उसके ग्रुप से मुखफ़ी रही। कई एक बार जब उसका कोई क्लाइंट उसके दोस्तों के सामने आ भी जाता, तो सबरीश का कहना होता कि उसका एक दोस्त पाकिस्तान में है जो कि हैकर है, और अमरा की इन बिगड़ी औलादों को सबरीश की मिडिल क्लास होने की वजह से उसमें टैलेंट देखने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो कोई अजीम इंसान नहीं था, सो वो अपने दोस्तों के लिए एफर्ट से मुख्तलिफ करता था। वो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले अफराद का लैपटॉप हैक कर लेता, कभी वो ऑनलाइन चढ़ाने वाले रिजल्ट में अपने साथ दोस्तों के नंबर से रद्दोबदल कर देता, जिससे उसके दोस्तों की दुश्मनी होती। वो उनके अकाउंट्स हैक करके उन्हें किसी न किसी किस्म का नुकसान ज़रूर दिया करता था। स्क्रीन के पीछे बैठकर उसे सामने आने की आदत अब ना रही थी। वो उस स्याही का आदी हो गया था जो उसे स्क्रीन के पार मिलती थी। वो कई बार अपने दोस्तों में खुद को मिसफिट महसूस करता था। ये उनका रवैया नहीं था, ये सबरीज की माली हालत थी, जिसे वो छुपाता नहीं था, मगर उसका नजर आना भी उसे पसंद नहीं था, क्योंकि उन चारों में से कोई उसे इस बात का एहसास नहीं दिलवाता था। मगर फिर भी सबरीज को एहसास ज़रूर हो जाता था। वो महंगे होटल्स रेस्टोरेंट से कतराता था, सो चारों ने स्ट्रीट फूड्स खाने शुरू कर दिए। वो ब्रांडेड लिबास नहीं पहन सकता था, सो वो चारों भी अब लोकल मार्केट से शॉपिंग करते नजर आते। आजकल को उन्होंने बार्गेनिंग भी सीख ली थी। वो उन्हें महँगे तोहफ़े नहीं दे सकता था, सो वो चारों भी अब उसे बाज़ार से कोई सस्ती शय गिफ्ट करने लगे थे। ज़बरीश इस मामले में हसास और मुहतात था, सो उन चारों लोगों ने उसे उस दीवार के पार रहने दिया। उसके रंग में रंग गए थे और ज़बरीश के लिए वही उसका ख़ानदान बन गए थे। लंदन में गुज़रा वो वक़्त किसी आबे हयात की मानिंद था, जिससे वो घूँट-घूँट पीते सारी ज़िंदगी गुज़ार सकता था। उन सब में उसे कभी-कभार सावरगढ़ भी याद आता था। उसे साल में ईद, सालगिरह, किसी दुखी मौके पे एक कॉल ज़रूर आती थी। हर दफ़ा वो कॉल उठाकर हेलो हेलो करता रह जाता। सामने वाला अपनी बात कहता और फ़ोन रख देता। कई साल गुज़र गए थे। अगर वो जबल था, तो ज़बरीश उसकी आवाज़ भूल चुका था। इस बात से बेखबर कि किसी ने उसके बाद कभी दोस्त नहीं बनाए। कोई था जो सिर्फ़ उससे कॉल्स किया करता था। वो सावरघर में कैद हो गया था और ज़बरीश वंडरलैंड आ गया था। वंडरलैंड आकर कोई किसी लुटी-पुटी रियासत को क्या ही याद करता। वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता, उनके लिए भी नहीं रुका। लंदन में एक पाँचवें इंसान से भी मिला था। ज़बरीश शाहनवाज़ को एक इंसान अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत मालूम हुआ था। उस एक इंसान और उसकी मोहब्बत ने ज़बरीश को अंदर और बाहर से बदल कर रख दिया था। उसके अंदर की स्याही कम होने लगी थी। दनीन मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला थी। उस ताल्लुक के लिए कुर्बानियां तुम सबने दी। उसके सफ़ेद फूलों से लेकर उसके लाइट जामनी, हरे, पीले और गुलाबी फूलों को खरीदने के लिए शुक्रिया। मुझे अब अंदाज़ा हुआ है, अगर तुम 4 लोगों को शुक्रिया अदा करने बैठो तो आधी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप रद्द करने के बाद वो लंदन में ही रहा। ज़ुखरूफ हसन और ज़बरीश का मेल-जोल वैसा ही था। वो यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था जब तनीन जाफ़िर ने उसके सामने एक ऐसी बात रख दी थी जिसने कई लम्हे उसके हवास शल कर दिए थे। रात का समय था, लंदन जैसे जाग उठा था। सुरमई सड़कों पे रोशनियों ने जैसे रोशनी फैला दी थी। स्ट्रीट पोल्स और सड़कों के ऊपर इमारत के दरमियान लटकती फेरी लाइट्स क्रिसमस के आने का पता दे रही थी। कल क्रिसमस था और लंदन आज से पुरजोश हो गया था। लंदन आई के सामने पानी की झील के सामने वो दोनों एक ओपन एयर रेस्टोरेंट के स्टूल्स पे बैठे थे। लंदन आई फेरिस व्हील को कहा जाता है। अलबत्ता लंदन आई की साइज उससे बेहद अनोखा और खूबसूरत बनाती है। वहाँ हर वक्त रोशनियाँ होती हैं, मुख्तलिफ रंगों की आंखों को हीरा कर देने वाली रोशनियाँ। इस वक्त चांदनी रोशनियाँ उनके चेहरों पर पड़ती थीं। पानी में भी उन्हीं रोशनियों का अक्स झिलमिलाता था। लोग तस्वीर उतार रहे थे, बातें और कह के हर उड़ थे। मुख्तलिफ ममालिक से आए लोग अपने लम्हे यादगार बना रहे थे। स्याह ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले वो दोनों सर्दी को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ये सर्दी नहीं थी जो सबरीज के असाब शल कर रही थी, ये तनीन के आंसू थे जो सबरीज के दिल पे नुकीली बर्फ की तरह चुभ रहे थे। मगर आज उससे नहीं मालूम था तसल्ली की ज़्यादा ज़रूरत किसे थी। तुम रोना तो बंद करो ना यार, कुछ सोचने दो। वो जैसे झुंझला गया था। पिछले आधे घंटे से वो बुरी तरह रो रही थी। 2 दिन कबल उसके दादा को हार्ट अटैक हुआ था। सबरीज उनकी तीमारदारी में लगा रहा था, मगर हालत संभलते उन्होंने जो फरमाइश तनीन के सामने रखी थी, वही फरमाइश अब उसने सबरीज के सामने रख दी और चंद लम्हों के लिए भुजंग रह गया। तनीन के दादा जल्द अज जल्द उसकी शादी करना चाहते थे और सबरीज के लिए फिलफोर्स जैसे ही मुमकिन नहीं था। दनीन, मैं सिर्फ 21 साल का हूँ, मैं इस वक्त शादी कैसे कर सकता हूँ? वो रोना भूलकर उसे देखती गई। इस वक्त मैं तुम्हारी दुकान पे रह रहा हूँ, मेरे पास ढंग की जॉब नहीं है, मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, मेरा खानदान पाकिस्तान में है,
हम इस वक्त शादी कैसे कर सकते हैं? तुम मेरे साथ अफेयर चला सकते हो। तुम 4 साल तक अपने सोशल सर्कल में मुझे अपनी मलकियत के नाम से मुतारिफ करवा सकते हो। मेरे साथ मुस्तकबिल के प्लान्स बना सकते हो, लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। वो पूरी तरह मुश्किल हुई थी। यूनिवर्सिटी छोड़ते ही तुम्हें जॉब मिल जाएगी क्या? या फिर जॉब मिलते ही तुम फौरन घर बना लोगे? घर बना भी लिया, जॉब भी मिल गई, फिर क्या? स्ट्रगल खत्म? नहीं ज़बरीर, स्ट्रगल चलती रहेगी। और मुझे जब आगे उसी स्ट्रगल में तुम्हारे साथ रहना है, तो अब क्यों नहीं? मुझे यकीन नहीं आता तुम वही ज़बरीर हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। लो जी, अब उसकी सारी कारकर्दगी पे फिर गया पानी। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो अगले कई लम्हे सब्रीज पे बरसती रही। कई बार वो वजाहत देने की कोशिश करता और कई बार वो भी उसी के अंदाज में तुरंत जवाब देता। ये सच था कि इस अचानक मुतालबे ने उसे हिला कर रख दिया था और उसका दिमाग कुछ भी प्रोसेस करने से आ ही था। झगड़े उन दोनों के दरमियान पहले भी बहुत हुए थे, मगर हर बार मना लिया करता था। आज वो नहीं मना सका। सुख मेट्रो में बैठकर जब वो उसकी आंखों से ओझल हुई, सबरीश तब तक कुछ नहीं कर सका था। आज उसे वाकई नहीं पता था उसे क्या करना है। कई घंटे वो यूं ही बेमकसद सड़कों पे चलता रहा। सड़कों पे कई मनचले गिटार लिए क्रिसमस का जश्न मना रहे थे। उनके हाथों में बियर के कैन से। लंदन में रहने के कई साल बाद आज पहली बार सबरीश को उस कैन को लबों से लगाने की तलब हुई। इरादा तर्क करते उसने एक शॉप से कॉफ़ी खरीदी, वरना उसे लगा था उसका सर फट जाएगा। वो वापस दुकान नहीं जा सका था। जब तमाम रास्ते उसे बंद होते नजर आए, तब उसके हाथों ने बेकान के अंदाज में स्किपर का नंबर डायल किया था। तड़ातड़ बरसी बारिश में वो सुर्ख रंग के फोन बूथ के अंदर था। हाथ में सफ़ेद रंग का कॉफ़ी का कप था। सर्दी से उसके हाथ यख पड़ रहे थे, मगर वो बार बार फ़ोन मिला रहा था। बिलाखिर 10वीं घंटे पे कॉल रिसीव हो गई थी। मैं मुसीबत में हूँ। वो छूटते ही बोला था। कितने पैसे चाहिए? स्किपर चुमाई रोकते हुए बोला। मुझे पैसे नहीं चाहिए। लड़की तो यहाँ से भेज नहीं सकता। तुम ऐसा करो, आप एक बार मेरी पूरी बात सुनना पसंद करेंगे? जबरीज के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। स्किपर बेसार हुआ। उसे लोगों की सुनना बहुत कम पसंद था। मुख्तसर ये कि उसे लोग ही नहीं पसंद थे। पैसा नहीं, लड़की नहीं। फिर आधी रात को उठाया क्यों? दनीन चाहती है मैं उससे शादी कर लूं। उससे बिलाखिर कह डाला। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कब है शादी? वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठ गया था। सबरीश ने बेख्तियार उस लम्हे को कोसा जब उससे इस हफ्ते इंसान को कॉल की थी। लेकिन सितम ये था कि उसकी ज़िंदगी में वाहिद तजुर्बाकार था। माशाअल्लाह। मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गई है। उसे लगता है मैं बस उससे अफेयर चलाता रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। 21 साल भला कोई शादी की उम्र होती है? वो बेहद हफ्की के आलम में बोलता चला गया। मैं उसे मरकर भी छोड़ नहीं सकता, लेकिन इस वक्त इस स्टेज पे शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई और लड़की पसंद है तुम्हें? दनीन के अलावा मैं किसी को देखता भी नहीं। वो मजीद हवा हुआ। शादी के 3-4 साल बाद दनीन के अलावा सबको देखोगे। उससे जैसे बेसारी से कहा। आप थोड़ी देर के लिए प्लीज अपनी स्याथ्योरी साइड पे रख सकते हैं? स्किपर ने गहरी सांस ली और अपने बेड पर सीधा होकर बैठा। तुम्हें क्या लगता है शादी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो संजीदगी से पूछने लगा। थोड़ा बहुत पैसा, एक घर, गाड़ी, अच्छी जॉब। और अगर शादी के अगले दिन पैसा चोरी हो जाए, घर टूट कर गिर जाए, गाड़ी का हादसा हो जाए और नौकरी छूट जाए, तो क्या शादी खत्म हो जाएगी? जबरीश फ्रीज हो गया था। ये सब चीजें मुआहदे के लिए जरूरी होती हैं। शादी कंपेनियनशिप है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, दिल की रजामंदी और अच्छे पार्टनर की जरूरत है। ये फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर्स ने शादी को एक कंटेंट बना दिया है। महंगी, रंगीन, ढेर सारे लोगों की मोहताज। असलियत मुख्तलिफ है एजेंट। वो तहम्मुल से कहने लगा। उसके अल्फाज जैसे सहर फूंक रहे थे। सबरीश पे असर होने लगा। उसका भारी दिल हल्का होने लगा। अगर दो लोग गुर्बत, बीमारी, बुरे वक्त और अच्छे वक्त में साथ रहने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो वही शादी का सही वक्त है। मुझे जिम्मेदारियों से डर लगता है। बच्चे हो गए तो? वो लब काट कर रह गया। 4 साल बाद भी तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है। इस वक्त दनीन जाफिर की है, कल किसी और की हुई तो शायद तुम्हें मुश्किल हो। उसकी बात से ही सबरीश को सांस लेने में दिक्कत हुई। मुझे भी दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त लड़की मिली थी, लेकिन मुझे लगता था फिलहाल शादी नहीं कर सकता मैं। और देखो आज क्या हूं मैं। उसके लहजे में कोई खुदतरसी नहीं थी, मगर हाँ एक मलाल जरूर था। मोहब्बत कई साल पहले जुड़ी थी और दर्द अब भी होता था। तुम उसके बगैर रह सकते हो एजेंट? बिल्कुल भी नहीं। वो फौरन बोला। वो सिर्फ मोहब्बत है, उससे पहले दोस्त और कंफर्ट है।
वो मुझे मेरी आंखों से समझ सकती है। उसे तुम्हारे पैसे में दिलचस्पी है, जैसे मैं तो जेब झाड़ता हूँ और नोट गिनने लगते हैं। वो चलकर बोला। स्कीपर हल्का सा मुस्कुराया। गधे, फिर जाकर उसे मनाओ। आजकल अच्छी लड़कियों का स्टॉक मार्केट से वैसे ही खत्म हो रहा है। यार देखो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आने वाला अपना रिस्क और अपना वक्त लाता है। तुम किसके लिए खौफज़दा हो? तसल्ली रखो और दिल की मानो। दिमाग तुम्हारे पास वैसे भी नहीं। जबरीश उसकी बात पर हंस पड़ा। आंखें रगड़कर साफ की, पर धुन जैसे छूट गई। मैं आपका एहसान याद रखूंगा। ये एहसान वगैरह छोड़ो, जरा एक काम करके देना, मैं भी देखूं उसके मामूलात क्या हैं। जी बिल्कुल, बस इन्हीं कामों के लिए रह गया हूं मैं। आपकी साबका और मौजूदा शनासाओं के अकाउंट्स हैक करता रहूं। वो सुलग उठा। शादी पे आएंगे ना आप? जरूर आऊंगा। वो तुर्की पर तुर्की बोला। यानी नहीं आएंगे? दूसरी तरफ वो हंस पड़ा था। वो जैसे बेहद महसूस हुआ था। स्कीपर आज तक जबरीश के बुलाने पर कभी नहीं आया था। हाँ, उसके काम कर देता था, करवा देता था, लेकिन वो आता नहीं था। उसे लगता था एक दिन आएगा जब उसे जबरीश के लिए जाना पड़ेगा, और वो दिन अभी नहीं आया। आप मेरे लिए कभी नहीं आते। मैं एक ही दफा आऊंगा बच्चे, और तुम्हारे सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। उससे एक लम्हे का तौकुफ किया। तुम्हारे पैसे मेरे पास रखे हैं, शायद तुम्हें जरूरत हो। नहीं, फिलहाल नहीं। उससे कई सालों से स्कीपर के लिए किए जाने वाले काम का मुआवजा नहीं लिया था। जाने क्यों उसे यकीन था कि ये वक्त दुरुस्त नहीं था, और एक वक्त आएगा जब उसे उन पैसों की जरूरत होगी। स्किपर उसका सोलमेट, गार्जियन और बड़ा भाई था। कई बार कुछ लोग आपसे गैर इरादी तौर पर मिलते हैं, कुछ जिंदगी की तरफ से बोनस गिफ्ट होते हैं। स्किपर एजेंट का बोनस गिफ्ट था। बूंद बूंद से वो सीधा तनीन फ्लावर्स आया था। बारिश के मोटे मोटे कतरे उससे मुकम्मल तौर पर भिगो चुके थे। उससे उसके पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोला, दुकान में रखे फूलों में से चुनकर सफ़ेद ट्यूलिप्स उठाए और तनीन के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा बजाने पर भी जब उससे दरवाज़ा नहीं खोला, तब सवरीज वहीं सीनों पे दीवार से टिक लगाए बैठ गया। उससे काफ़ी इंतज़ार किया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। वहीं बैठे बैठे उसे नींद आ गई थी। अगली सुबह उसकी आंख अपना बाजू झुझोड़े जाने पे खुली। तनीन शब ख्वाबी के लिबास में रोई रोई आंखें लिए उसके सामने खड़ी थी। वो परेशानी से उससे कुछ इस्तफसार कर रही थी। सफरीज की गर्दन में दर्द हो गया था। उसकी कमर अकड़ गई थी। सारे जिस्म में दर्द की टीस से उठने लगी थी, मगर वो उसे देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठा और फर्श पे पड़ा सफ़ेद ट्यूलिप्स का गुलदस्ता उठाकर उससे पेश किया। उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। तनीन मुस्कुरा भी न सकी। शादी करोगी मुझसे? तनीन एक बार फिर आप दीदा हुई। बड़े हो गए तुम। थोड़ा हो गया हूं, थोड़ा शादी के बाद हो जाऊंगा। उसकी आंखों में देखते मुस्कुरा कर बोला। उससे बहुत रुला चुका था, अब वो नहीं। तुम आज़ाद हो सवरीज। मैं गलत थी। अब अंदाजा हुआ है, शादी दो लोगों की रजामंदी से होनी चाहिए, किसी की दादा नाना की ख्वाहिश भी नहीं। मैं किसी दादा नाना की ख्वाहिश में शादी करने वालों में से नहीं हूं। तुमसे शादी मेरी अपनी ख्वाहिश है। हाँ, चंद साल बाद करनी थी, लेकिन तुम अगर पहले ही मेरे सर पे मुसल्लत होना चाहती हो तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। तनीन हनूज संजीदा थे। प्लीज तुम एक बार फिर सोच लो। रात में जज्बाती थी, अब नहीं हूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इंतजार कर सकती हूँ। मैं दादा से बात कर लूंगी। जबरीश ने कुछ भी कहे बगैर सफ़ेद ट्यूलिप्स एक बार फिर उसके आगे किए थे। लोगों पे हन्नूस मुस्कुराहट थी और आंखों में मुखलसी। तनीन ने उसे देखा। वो उसके लिए कई मर्द रद्द कर चुकी थी, कहीं कर दी थी। जबरीश उससे बेहद अजीज था। शादी करोगी मुझसे? वो चंद लम्हे उसे देखती रही। जबरीश भी उसकी मुतवर्रम आंखों से निगाह नहीं हटा सका, और कई लम्हे बाद वो फूल थाम चुकी थी। वो फूल सफ़ेद थे, मगर उनकी जिंदगी कोसों कसा के रंगों से भरने वाली थी। उन्हें यकीन था। एक हफ्ता लगा था सफरीज को अपने घर वालों को मनाने के लिए। इकलौते बेटे की आंखें पिलाकर उन्होंने घुटने टेक दिए। तनीन से उन्हें इतराज़ नहीं था। इतराज़ उन्हें इस जल्दी की शादी से था। निकाह सादगी से हो, जिसमें जबरीज की तरफ से हसन सुल्तान, सुखरूफ वकार और कनाडा से सुल्तान सफदर शामिल हुए थे। ये वो पहला मौका था जब सैयद शादान और जबरीज के दरमियान इख्तलाफ हुआ था। एक गंभीर इख्तलाफ। अपने एग्जाम्स की वजह से वो आ नहीं सका था, और जबरीज से उससे तारीख आगे करने को कहा, जो कि नहीं हो सकी। वो खामोश हो गया और जबरीज मसरूफ, लेकिन कुछ था जिसे शादान दिल से नहीं निकाल सका। खलश और नाराजगी दरमियान थी, सो वो रही। निकालने की जरूरत उन दोनों ने महसूस नहीं की थी। सर दीवार की बुनियाद के लिए पहला पत्थर रखा जा चुका था। कुछ मुलाकातें जिंदगी पे उधार होती हैं, उन्हें उधार रहना चाहिए। कई लोगों की वापसी नहीं होनी चाहिए, कुछ ताल्लुकात कभी नहीं जुड़ने चाहिए। उस रोज
एक पुराने दोस्त से मुलाकात के बाद मैं सिर्फ यही सोच सका था। ग्रेजुएट होने के अगले 6 माह बाद उन्होंने एक एनजीओ में अप्लाई किया। कुछ ज़हानत और कुछ स्किपर की मदाखलत, वो बहुत जल्द नज़रों में आ गया था। वो जानता था उसकी कामयाबियों का सेहरा सिर्फ उसके अपने सर नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में मसलत यानी देखी-भाली नाबीनाई ज़रूरी होती है। अपना लोहा मनवाने में उसे ज़्यादा वक़्त नहीं लगा था। वो मक़नातीस जैसी कशिश रखता था। ज़हानत, वक़्त, मोहब्बत, दौलत, हर शय उसके पास खींची चली आती थी। फिर चाहे जैसे आए, ज़बरीश इनकार को गुनाह समझता था। जिस ज़िंदगी को उसने कई साल झेला था, वो अब उसे जीना चाहता था। तनीन के दादा की वफ़ात के बाद से वो उसे अपने साथ पाकिस्तान ले आया था, क्योंकि वो नहीं आना चाहती थी, मगर ज़बरीश की मोहब्बत ने उसके पैरों में ये बेड़ी भी बाँध दी। लंदन में अपनी आधी ज़िंदगी गुज़ारने के बाद उसके लिए पाकिस्तान में सेटल होना एक मुश्किल अमर था, मगर शादी के फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी ने उसकी ज़िंदगी और तरजीहात बदल दी थीं। हमदान के इस दुनिया में आने के बाद वो जैसे खुद को सातवें आसमान पर तस्वुर करती थी। ज़बरीश जो उसकी प्रेगनेंसी से उसके जितना खुश नहीं हुआ था, वो भी अपनी औलाद की दुनिया में आते ही उसके इश्क में ऐसा बुरा गिरफ्तार हुआ था कि अब तनीन और हमदान उसकी ज़िंदगी के लाजिम जुज़ बन गए। उसे अब ज़िंदगी में कुछ करना था, तो हमदान दुरानी के लिए वो उससे वैसी ज़िंदगी नहीं देना चाहता था जैसी उससे खुद जी थी, और उसके लिए उसे चाहे जो करना पड़ता वो तैयार था। 24 साल की उम्र में उसे यूनिसेफ की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, जिससे उसकी ज़िंदगी 360 डिग्री पे बदल दी। ये वो वक़्त था जब खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़े पैमाने पे ज़लज़ले आए थे, और ज़बरीश अपनी ही एनजीओ के काले चट्टे मंज़र-ए-आम पे ला चुका था। उसे सोशल मीडिया पे वो तमाम रिकॉर्ड्स और सबूत पेश किए, जिनमें वाज़ह था कि जिस एनजीओ से वो मुंसलिक था, वो कितने करोड़ों का घपला कर चुकी है, कितने गुरबा का हक़ खा चुकी है। ये चंद वीडियोज़ उससे आलमी सतह पे मशहूरी दिलवा चुकी थीं। वो लोगों के लिए मसीहा बन गया था। लोग बेचारे ये नहीं जानते थे, ये राज़ खोलने का वाहिद मकसद ये था कि ज़बरीश को उसकी पसंद का हिस्सा नहीं मिला। अगर उसके सर पे स्किपर का हाथ ना होता, तो शायद उसके लिए मुश्किलात होती, लेकिन वो ज़िंदगी से लोग कमा चुका था, अच्छे लोग। उसके बाद यूनिसेफ ने बजाय उसकी एनजीओ के बराह रास्त उसी से राब्ता किया। अरबों रुपए के फंड्स में से ज़बरीश ने कई करोड़ की करप्शन की, अपने सीनियर्स के अकाउंट्स भरे, शेर के मुँह को खून लग चुका था, और अब शिकार के नाम पे उसे मुर्दार में भी फ़र्क नज़र नहीं आता था। मगर कुछ लोगों पे अल्लाह बहुत मेहरबान होता है। वो अंधेरी गार में घुस रहे होते हैं और अल्लाह उन्हें खींच कर निकाल लेता है। ऐसा ही कुछ ज़बरीश के साथ भी हुआ था। कई साल बाद एक इंटरनेशनल सेमिनार में हॉल के अख्ताम पे उसने ईसा के साथ खड़े जबल खान को देखा था। वो किसी से बात करते करते ठहर गया और उसकी नजरें जबल खान पे जम गई। उसके साथ ईसा और बहराम थे। ईसा को बहुत अच्छे से जानता था। ये वही लड़का था जिससे उसकी क़यादत में काम करने से मना किया था। उसे वो सुरमाई आंखों वाला शनासा लगा था। उसी लम्हे किसी ने जबल का नाम पुकारा, और ये लम्हा जैसे ही है यकीनी था। वो बुरे वक्तों का साथी, वो अच्छे वक्तों का सबब, उसके वंडरलैंड का बेहतरीन किरदार कई साल बाद आज एक बार फिर उसके सामने था। ज़बरीश बचपन में शायद उससे किसी बात पे नाराज़ हुआ था। बात क्या थी, उससे याद नहीं रहा। ज़िंदगी इतनी आगे निकल आई थी कि वो 10-11 साल पहले होने वाले हर वाक़ये को भूल गया था, लेकिन वो जबल को नहीं भूला था। आस-पास रश के दरमियान रास्ता बनाते हुए बेकान अंदाज़ में उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। ईसा से बात करते हुए जबल ने निगाहें घुमाई और उसकी निगाहें साकित हो गईं। ज़बरीश के बरक्स उसे किसी पुकार, किसी किस्म के ज़हनी ज़ोर की ज़रूरत नहीं थी। ज़बरीश शाहनवाज़ उसे असबर था, बचपन के किसी गीत की मानिंद। वक्त बीत चुका था, जिंदगी आगे बढ़ाई थी, मगर जबलहान आज भी गांव की उस कच्ची पगडंडी पे खड़ा था। इंतजार आज भी उसकी आंखों में वाज़ा था। दोस्त आज भी वही था। दरमियान के माहौल साल निकालो तो उससे अलविदा कहने की हैसियत आज भी वही थी। वो खामोशी से उससे अपने करीब आते हुए देख रहा था।